तो आज वित्त मंत्री ने तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खेती, किसानी और मछली पालन के ऊपर बड़ा फोकस किया है और आपको एक एक करके बता दें कि आज के ऐलान में क्या हुआ है। और ये खबर भी हमने आपको सबसे पहले बताई थी कि आज वित्त मंत्री का फोकस कहां पर होने वाला है। तो एग्रीकल्चर के लिए बड़े फंड का ऐलान किया गया है। एग्री इंफ्रा के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड यहाँ पर फंड के आवंटन का ऐलान किया गया है। 10,000 करोड़ का फंड छोटी खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों के लिए किया गया है। मछली पालन के लिए 20,000 करोड़ का फंड, पशु बीमारी को रोकने के लिए 13,000 करोड़ से ज़्यादा का फंड, 15,000 करोड़ का फंड डेयरी इंफ्रा के लिए, हर्बल की खेती के लिए 4,000 करोड़ का फंड और मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ का फंड, फल सब्जियों के रखरखाव के लिए भी यहाँ पर बड़ा फोकस किया गया है। और पॉलिसी लेवल में 3 महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, जिसमें सबसे अहम यह है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव होगा। जी हाँ, ये कमोडिटी मार्केट के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो बदलाव किया जाएगा उसमें एक बात साफ तौर पर वित्त मंत्री ने कही है कि सीरियल्स यानी मोटा अनाज, तिलहन, दलहन और आलू प्याज को डीरेगुलेट किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने एग्री इकोनॉमिस्ट विजय सरदाना फोन लाइन पर जुड़े हैं। सरदाना जी, बहुत स्वागत है आपका। आपने सुना होगा जो ऐलान अभी किए हैं, 11 कुल ऐलान किए गए हैं खेती बाड़ी के लिए, पशुपालन के लिए। क्या आपको लगता है कि जो अभी के हालात में किसानों को चाहिए और जो ऐलान किए गए हैं उसी ट्रैक पर हैं, या जो चाहिए था वो नहीं किए गए हैं, कुछ और किए गए हैं? आपका क्या रिएक्शन है इसके ऊपर? देखिए, जो पहले 8 ऐलान है वो तो बजट में भी हुए थे, तो उसमें कुछ नया नहीं है। सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि जो पहली घोषणा है 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर फंड के लिए, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो एक बूस्टर है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत समय से जो पेंडिंग था। बाकी जो घोषणाएं हैं वो पहले बजट में हो चुकी हैं, उसमें कुछ नया नहीं है। तो एक तो रीपैकेजिंग ऑफ बजट है इन द नेम ऑफ कोविड रिलीफ, जो अच्छी बात नहीं है, ये डिसअपॉइंटिंग है। रही बात जो आखिरी 3 पॉइंट है रिफॉर्म्स के, वो निश्चित रूप से अच्छे हैं, क्योंकि आज एक कोविड ने एक मौका दे दिया है सरकार को बोल्ड स्टेप लेने का, रिफॉर्म करने का, जिसमें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है। लेकिन एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो सरप्लस में है, उसका नाम क्यों नहीं है, वो चिंता की बात है, और वो है शुगर। शुगर को भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि इतना सरप्लस है कि आप उसमें स्टॉक लिमिट लगा के करेंगे भी क्या। रही बात बाकी एपीएमसी एक्ट और जो हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट टैक्स के ऊपर जो सरकार काम करेगी बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड फार्मर, जो 11th पॉइंट है, मुझे लगता है वो तीनों पॉइंट बहुत अच्छे हैं एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन जो फाइनेंशियल प्रोविजनिंग की गई है उसमें मुझे कोई फायदा नहीं दिख रहा है किसान को। इनफैक्ट जो चाहिए था किसानों को इस रिलीफ में, खासकर छोटे किसानों को, खासकर हॉर्टिकल्चर को, पोल्ट्री को, और जिन किसानों का नेट नुकसान हुआ है, उनके लिए अभी तक सरकार ने कुछ नहीं किया है। ये एक निराशा की बात है। हाँ, लेकिन सरदाना जी, ये बात वित्त मंत्री ने कही कि जो रबी क्रॉप का प्रोक्यूरमेंट है वो जोरों पर चल रहा है, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो पल्सेस हो, चाहे वो सरसों हो, और इसके लिए करीब 74,300 करोड़ का फंड भी आवंटित किया है अलग अलग सरकारी एजेंसियों को। तो वो काम तो ग्राउंड पर हो रहा है कि एमएसपी के ऊपर चीज़ें खरीदी जा रही हैं और अलग अलग राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही हैं। अभी चूंकि किसानों को लॉकडाउन की वजह से अपना उत्पाद बेचने में ही दिक्कत आ रही है, तो आप चूंकि ग्राउंड में कनेक्ट भी रखते हैं, तो वहां से क्या फीडबैक मिल रहा है? क्या वाकई किसानों का माल ठीक भाव पर बिक रहा है? देखिए, वो कोई नई बात नहीं है। एफसीआई पहले भी गेहूं खरीदती थी, एफसीआई पहले भी ग्रेन्स खरीदती थी। मैं वही कह रहा हूं, ये सब कहने की बात है, इसमें कुछ नया नहीं है। इसलिए मेरे को इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है कि किसानों के लिए कुछ किया गया है। आपने बजट की घोषणा है, आप फाइनेंस मिनिस्टर के बजट स्पीचेस उठा के देख लीजिए, यही घोषणा आपको वहां मिल जाएंगी। कहने का मतलब है कि इसमें नया कुछ नहीं है। जो लास्ट के 3 पॉइंट है पॉलिसी रिफॉर्म वाले, उसमें जरूर मुझे लगता है कि सरकार ने आगे बढ़ने की कोशिश करी। ठीक है, हमारे साथ कृष्णवीर चौधरी भी हैं, भारतीय किसान संघ के प्रेसिडेंट हैं। चौधरी जी, आपको आज के ऐलान कैसे लग रहे हैं? क्या आपको लगता है कि किसानों के मोराल बूस्ट करने की दिशा में, किसानों को खेती के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में ये जो 11 ऐलान आज किए गए हैं, ये बहुत सही ऐलान है? इससे ना सिर्फ खेती किसानी को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि
किसानों का मनोबल भी बढ़ेगा और उन्हें इस बात का भरोसा आएगा कि उनके लिए सरकार बहुत गंभीर है। आज मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, मैं अभी विजय सरदाना जी को सुन रहा था, शायद उनकी बड़ी इंडस्ट्री के मतलब की बात नहीं की, लेकिन जिस बात को मैं पिछले काफी समय से बार बार सरकार से आग्रह करता चला आ रहा था कि सरकार जब तक क्लस्टर, छोटे प्रसंस्करण इकाइयां गांव में नहीं बनाएगी तब तक कुछ विकास नहीं होगा। आज उसकी शुरुआत 2 लाख यूनिट्स के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। ये इसे आप इतना छोटे वे में नहीं मान सकते हम। और दूसरी बात जो हम कह रहे थे कि हमको ग्रामीण स्तर पर ब्रांडिंग करनी होगी, मैंने तो खुद अभी पिछले हफ्ते ही नोट भेजा था कि यूपी का आम से लेके और तमाम हमको ब्रांडिंग करनी है। और आज तमिलनाडु की मिर्च से लेके और आंध्र प्रदेश की जो है मिर्च है, तमिल की हल्दी है और वहाँ का बिहार का मखाना। आखिर जब तक हम छोटे गांव की इकाई को विकास, आर्थिक गति नहीं देंगे, और आज की घोषणा है गांव की इकाई को गति देने के लिए जो शुरुआत की है, मैं स्वागत करता हूं। ये रोजगार मुहैया करेगा, गांव की आर्थिक स्थिति को मजबूत। एक मिनट आप सुनिए। जिस तरीके से पशुओं के एसएमडी के लिए 13,347 करोड़ का प्रावधान किया, डेयरी के वैल्यू एडिशन के लिए पनीर और मिल्क पाउडर के लिए 15,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये ऐसा नहीं है, इससे स्थिति सुधरेगी जो कि अभी खराब हुआ। और जो अभी तक आलू प्याज टमाटर वाली बात थी, ऑपरेशन ग्रीन जो किया है उसमें, और जो 50% ट्रांसपोर्ट और 50% कोल्ड स्टोरेज पे सब्सिडी की शुरुआत की है, इससे जो फल और सब्जी खराब हो जाते थे उसको किसान उसको रख सकता है जब बाजार। और जो इन्होंने इंटर स्टेट खोला है बाजार को, और व्यापारी को ये जो बाध्यता थी उससे बाहर लाए हैं, ये जरूरी है। लोकल को ब्रांडिंग करने के लिए ही एकमात्र रास्ता था। जब तक ये रास्ता नहीं खुल रहा था तब तक गांव पिछड़ रहा था। गांव से लोग चौधरी जी पंजाब और कर्नाटक और महाराष्ट्र जाते थे, आज उनको वही रोजगार मिलेगा। इसलिए मैंने कहा है, और हर्बल प्लांट्स के लिए 4,000 करोड़ का प्रावधान किया, बहुत अच्छी शुरुआत है। 10 लाख हेक्टेयर में इसका हम जो है कम से कम ग्रो कर सकेंगे, तो इसका उत्पादन शुरू होगा। तो ये ईमानदारी में गांव के विकास के लिए, गांव में रोजगार देने के लिए, और कृषि को आर्थिक रूप से मजबूती देने के लिए, और प्रसंस्करण के क्षेत्र को, लोकल को ब्रांडिंग बनाने के लिए आज जो घोषणाएं की है, मैं पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। मैंने कल भी आपके जी बिजनेस के कार्यक्रम में कहा था कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट क्लस्टर योजना पर और प्रोसेसिंग पर आना पड़ेगा सरकार को। आज उन्होंने वही घोषणाएं की है। मुझे बहुत खुशी हुई कि सरकार ने सही रास्ते पर शुरू किया। चलिए, आपको खुशी हो रही है और आप कह रहे हैं कि ये ऐलान बहुत अच्छे ऐलान है। हमारे साथ पाशा पटेल भी हैं, महाराष्ट्र CACP में रहे हैं, किसानों के नेता भी हैं। पाशा पटेल साहब, जो बात अभी कृष्णवीर चौधरी जी कह रहे थे कि क्लस्टर की जो घोषणा हुई है ये बहुत अच्छी बात है, इससे किसानों को वाजिब भाव मिलेगा, ये बात ठीक है। लेकिन ये जो सारे ऐलान हैं इसको ग्राउंड पर इंप्लीमेंट होने में थोड़े वक्त लगेंगे। अभी जो किसानों के सामने चुनौती है वो ये है कि जो उन्होंने खेती की थी, जो अनाज उनके घर में आ गया है, उसको वाजिब भाव पर कैसे बेचा जाए। ताज़ा हालात आपको मैं बिहार का बताता हूं। बिहार में जो मक्का के किसान हैं उन्हें पिछले साल के मुकाबले 40 से 50% कम के भाव पर मक्का बेचना पड़ रहा है। और जो बिहार में लीची की खेती होती है बड़े पैमाने पर, लीची वहां से बाहर नहीं जा पा रहा है, लीची किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है। तो आपको लगता है कि जो आज के ये ऐलान हैं, इन ऐलानों से बिहार के मक्का किसान, चाहे लीची किसान हो, चाहे फिर बाकी राज्यों के वो किसान जो रबी की क्रॉप पर अभी खड़े हैं, उनको वाजिब भाव मिलने की दिशा में कोई बड़ा काम हुआ है? नहीं, आप जो कह रहे हो वो सही बात है कि एक अच्छी चीज होनी चाहिए थी। जैसे कि अभी आपने बिहार का जैसा एग्जाम्पल दिया, वैसा महाराष्ट्र में अभी कपास की खरीदी चालू है, और कपास की खरीदी में CCI जो कपास खरीदी कर रही है वो हर दिन 40 व्हीकल, 40 ट्रक वो खरीदी करेंगे, ऐसा उन्होंने अनाउंस किया है। लेकिन लोकल में सही माने में 10-15 गाड़ियां ही खरीदी की जा रही है। सारे यहाँ के लोगों का ये कहना था कि इतने सारे अपने FAQ वगैरह 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 ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 इस तरीके की अगर कपास पे पाबंदी लगाना और रोज 10 गाड़ियां खरीदना शुरू करेंगे तो और 1 साल लगेगा। 40% कपास किसानों के घर में है।
तो आज मुझे एक अपेक्षा ऐसी थी कि पूरे देश के कपास के किसानों को रिलीफ देने के लिए बगैर ग्रेड का कपास उनके घर में का खरीदी करने के लिए 200-300 करोड़ रुपए लगते थे सरकार को, उतनी अगर घोषणा होती तो स्पॉट पे किसानों का फायदा होता था। ये तो फ्यूचर के लिए बहुत सारी है योजनाएं, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा बनाया गया है। दूध के बारे में कहा गया है, कोल्ड स्टोरेज के बारे में कहा गया है, एफपीओ के बारे में कहा गया है, ये एमएसपी के बारे में कहा गया है। ये सारी चीजें बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि आज जमीन पे आपने सही कहा मृत्युंजय जी, आज जमीन पे कुछ न कुछ मिलना चाहिए था हमको, कुछ न कुछ। जैसे कि अगर एक अनाउंस अगर होता था ना तो सारे देश का कपास का किसान खुश हो जाता था कि उसको चलो, उसको ग्रेड नहीं है, उसके घर में का जो कपास है वो जैसे कि तैसे वैसे सरकार को देगा और उसको एमएसपी 5,550 मिलेगी। ये सबसे बड़ी आनंद की बात होती थी। अभी भी वक्त नहीं गया है ऐसे कुछ चीजों पे हमारी चर्चा के माध्यम से अगर समझो सरकार ने ये कदम उठाए तो ये फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे है, लेकिन अभी फिलहाल अब क्या करना जरूरी है। तो ऐसे जो क्रॉप है, जैसे लीची का बताया आपने, वैसा कपास का है, आम का है, इन सारे चीजों पे अर्जेंट हमको क्या किसानों की जेब में दे सकते हैं, ये भी सोचना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ ठीक है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि अर्जेंट किसानों के जेब में क्या दे सकते हैं, जो किसानों ने खेती की है, जो फसल पैदा की है, उसका वाजिब भाव कैसे मिले, इसके ऊपर कुछ और फोकस करने की ज़रूरत है। हालांकि ग्राउंड पर खरीद हो रही है सरकारी खरीद। लेकिन अगला सवाल मेरा कृष्णवीर चौधरी जी आपसे ये होगा कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को लेकर के बहुत बड़ा ऐलान हुआ है और इसमें यह कहा गया है कि इसमें बदलाव किया जाएगा और ख़ास करके जो सीरियल्स हैं, जो मोटा अनाज है, जो खाने के तेल हैं, तिलहन है, दलहन है, पोटैटो और अनियन, प्याज, आलू और प्याज, इन कमोडिटीज़ को डीरेगुलेट किया जाएगा। ये ऐलान इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि ये कमोडिटी सरकारी पाबंदियों की वजह से कई बार दम तोड़ देती हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो पॉलिसी हमारी होती है उसके बीच ये कमोडिटी पिसती रहती है। कभी दाम आसमान पर चले जाते हैं, कभी किसानों को सड़क पर फेंकना पड़ता है। तो क्या आपको लगता है कि बदलाव करने का जो ऐलान हुआ है ये बहुत जल्द हो जाना चाहिए ताकि जो हमारे फार्मर हैं, आलू के जो किसान हैं, प्याज के किसान हैं, दलहन के किसान हैं, वो नए पैमाने पर अपने खेती के फॉर्मूले को बदले? देखिए, सरकार ने एक सेंट्रल लॉ बनाने की बात की है और उसमें दो ही मुद्दे हैं कि किसान एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने के लिए फ्री होगा और दूसरा वो ये जरूरी नहीं है कि लाइसेंस ही व्यापारियों के कब्जे में ही रहेगा, वो किसी को भी बेच सकता है, वो स्वतंत्र रहेगा। तो ये जो दो इश्यूज हैं जो काफी लंबे समय से हम कह रहे थे ये अच्छे इशू हैं, इससे जो है मुकाबला होगा दूसरे व्यापारियों से, एक ये सब बाजार मिलेगा किसानों को, इसमें दो राय नहीं है। ये एक बात अभी मैं कहना चाहता हूँ, आपने लीची की बात करी, क्यों नहीं हम बिहार की लीची की ब्रांडिंग करके और एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन का एक क्लस्टर हम मुजफ्फरपुर में खड़ा कर सकते हैं। हमें करना पड़ेगा, हमें मखाने का क्लस्टर खड़ा करना। और देखिए, मछुआरों के लिए जिस तरह 20,000 करोड़ का प्रावधान किया, मैं इस बात से सहमत हूं पाशा पटेल जी से कि कपास उत्पादक किसानों के लिए भी सरकार को कोई रास्ता, सही रास्ता जो तत्काल उनकी समस्या का समाधान हो, वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। आपने जो कहा कि क्लस्टर क्यों ना बने, इसके ऊपर किसी को ऐतराज नहीं है, क्लस्टर बिल्कुल बने और उस दिशा में बहुत सही ऐलान हुए हैं। लेकिन चूंकि क्लस्टर अभी तुरंत नहीं बन जाएगा ग्राउंड पर, तो पाशा पटेल जी ये बात कह रहे हैं, कृष्णवीर चौधरी जी, कि तत्काल प्रभाव से यानी इमीडिएटली किसानों को कुछ पैसा उनकी जेब में जाए। जैसे मान लीजिए पीएम सम्मान निधि की बात पहले सरकार ने ऐलान किया था, 6,000 रुपये किसानों को दिए जाएंगे। अगर उस राशि में कुछ बढ़ोतरी हो जाती या ये बंदोबस्त हो जाता है कि जो भी अनाज उनके पास है वो अच्छे भाव पर बिकेगा, इसको लेकर किसान भरोसेमंद रहें, तो थोड़ा ज्यादा फायदेमंद होता। तो इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन होगा? मैंने कल आपके ही जी बिजनेस के कार्यक्रम में 3 इश्यूज रखे थे। मैंने कहा था कि जो किसानों को लॉकडाउन के समय में सब्जी का, फलों का बहुत भारी नुकसान हुआ है, अनाज की बिक्री में भी बहुत परेशानी आ रही है, तो उसमें किसान सम्मान निधि में प्रधानमंत्री जी का जो है उसमें बढ़ाना चाहिए, वो बहुत जरूरी है, आज की आवश्यकता है। और दूसरा मैंने बात कही थी कि इस वर्ष का ब्याज किसानों का तत्काल माफ कर देना चाहिए। और तीसरा ये है
कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को कहीं ना कहीं रिजर्व प्राइस रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर किसान और बुरी तरह पिट जाएगा अगर ऐसा हमने खुला छूट देंगे। खुला तो छूट देंगे हम बाजार की, लेकिन बाजार पे भी इतना निरंकुश नहीं होना चाहिए कि किसानों के साथ फिर वो हो कि 800 रुपए कुंटल धान बेचना पड़े बिहार के किसानों को। वो स्थिति भी नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से कपास की बात है, वहाँ बहुत सही ये चीजें हैं। तो पूरी तरह ठीक है, मुकाबला होना चाहिए, हर राज्य में ले जाने का अधिकार होना चाहिए, इनका हम जो बात है वो सही है। लेकिन मेरा फिर एक बार सरकार से आग्रह है कि जिस तरीके से किसानों ने आज अगर देश कोविड के समय में मजबूती से अगर आज खड़ा है मृत्युंजय झा जी, तो वो इस देश की खाद्यान्न सुरक्षा है। इस देश का गेहूं है, अनाज है, दाल है, सब्जी है, फल है, दूध है, हर चीज इस देश में आज मुहैया किसानों ने की है। लेकिन उनके भरपाई के लिए भी कुछ सीधे सीधे उनके बैंक खातों में सरकार को, जिस तरीके से आप प्रवासी मजदूरों को, जिस तरीके से टैक्सी चलाने वालों को वो सब करा जा रहा है, तो किसानों का कम से कम ये सोचना है कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए किसान सम्मान निधि में पैसा दिया जाना, एक्स्ट्रा पैसा देना जरूरी है आज की तारीख में। और ब्याज माफी, सबसे पहले ब्याज माफी हो गया। ओके, आप कह रहे हैं सबसे पहले ब्याज माफी और किसान सम्मान निधि की राशि और बढ़नी चाहिए। पाशा पटेल जी, चूंकि आप महाराष्ट्र से आते हैं और महाराष्ट्र में प्याज की एशिया की सबसे बड़ी मंडी है लासलगांव, और आसपास प्याज की बहुत बड़े पैमाने पर खेती होती है। आज के ऐलान में ये बात बहुत ही साफ तौर पर कही गई है कि प्याज को भी डिरेगुलेट कर दिया जाएगा। चूंकि आप प्याज किसानों के लगातार संपर्क में भी रहते हैं, क्या आपको लगता है कि प्याज के ऊपर से रेगुलेशन यानी सरकारी नियंत्रण हटा लिए जाने से प्याज किसानों की सेहत सुधरेगी और जो उन्हें सड़कों पर प्याज फेंक देना पड़ता है इसकी नौबत अब नहीं आएगी? प्याज के बारे में मैं इसके प्याज के बारे में मैं हिम्मत नहीं करता है बताने की, क्यों तो जब जब जरूरत पड़ती है तब तक इस तरीके के कानून लगाए जाते हैं प्याज वालों को, क्यों बेचारा घर में भी स्टॉक नहीं कर सकता, वो अफीम रखेगा लेकिन प्याज नहीं रख, कभी कभी ऐसी ऐसी मुसीबत आती है। अगर सच में अगर सरकार ने ये ढंग से ये पूरे ब्यूरोक्रेसी पे सही मायने में अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर हो जाएगा तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ तो भी होगा। अभी प्याज वाले इतने परेशान है ना, प्याज को पैसे कितने मिल रहे, 500-600 रुपए कुंटल मिल रहे हैं, तो ये इतना कम हो रहा है। अगर समझो प्याज अगर अब डायरेक्ट अभी अगर प्याज के किसानों का फायदा होना है ना, तो अब जो हमारी खरीदी है ना उससे ज्यादा खरीदी अगर हो जाएगी, ज्यादा नमूने से अगर खरीदी हो जाएगी प्याज की, तो प्याज के रेट बढ़ेंगे। प्याज के रेट ही नहीं बढ़ रहे ना, तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या कहना है कि घोषणा को जमीन से टेस्ट करके देखना चाहिए, अनाउंसमेंट और जमीन इसको देखना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्याज को इस तरीके से देखना बहुत जरूरी है, मक्के को इस तरीके से देखना बहुत जरूरी है। और फ्यूचर के बारे में मैं आपको एक बताता हूँ, मैं बहुत इससे सॉरी मैं ज्यादा हिम्मत से बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में इस साल सोयाबीन का क्रॉप बढ़ने वाला है। अगर सोयाबीन का क्रॉप अगर बढ़ेगा तो हमको तेल की बहुत जरूरत है, लेकिन जो ड्यूअल केक होता है ना, वो ड्यूअल केक इतना हमको लगता नहीं है, तो ड्यूअल केक तो इंटरनेशनल मार्केट में बेचना पड़ेगा। तो ड्यूअल केक इंटरनेशनल मार्केट में अगर बेचने के लिए हमको वो ड्यूअल केक को अर्जेंटीना के ड्यूअल केक से टक्कर लेने के लिए उसको सब्सिडी दिए बगैर वो इंटरनेशनल मार्केट में ड्यूअल केक सर्वे हो नहीं सकता। तो इस पे भी कुछ तो हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के बारे में ढंग से अगर अभ्यास नहीं होगा ना, तो किसानों के पदों में कुछ नहीं पड़ेगा, हाथ में कुछ नहीं पड़ेगा, जेब में नहीं जाएगा। ओके, हाँ। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कृष्णवीर चौधरी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बहुत अहम सवाल है। सरकार ने एग्री इंफ्रा के लिए 1 लाख करोड़ का फंड आवंटित करने का ऐलान किया है। आपके हिसाब से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी ताज़ा हालात में कहां पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और ये जो 1 लाख करोड़ का फंड आया है उसका मेजर एलोकेशन एग्री के किस इंफ्रा में खर्च होना चाहिए? स्ट्रक्चर है, इसमें 2 बातें, एक तो सिंचाई के संसाधनों में ये पैसा इसमें से कुछ जरूर लगेगा, लेकिन वो जो है असली इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपको
जो है ग्रुप ऑफ विलेजेस के मार्क, एक तो आपको टेक्निकल नो हाउ के लिए मेरा ये कहना है कि एपेडा को, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड को कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ लिंक करना सबसे पहले जरूरी है, जिससे हमारे उत्पादों की कीमत जो है, जो हमारे कृषि उत्पाद हैं उनमें सुधार हो। The Agri Infra Fund will be with at NABARD. They will raise this 1 lakh crore for funding the infrastructure in agriculture. Yes. मैम, मैं मोनिका जी बिजनेस से। मैम, मेरा सवाल है कि ये अभी तक आपने जितने जो मेजर्स अनाउंस करे हैं उसको रोल आउट करने की जो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बैंकों और नाबार्ड पर आएगी, तो क्या उनको रिकैपिटलाइज करने के लिए आपने कोई नीति बनाई है? क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। साथ ही ये जो आने वाला साल है इसमें क्या हम फर्दर मर्जर एंड कंसोलिडेशन देखेंगे? अभी उन सभी विषयों में कुछ कहना का नहीं है। बजट के समय जो बोलना है आने वाले साल के ऊपर 2020, 2021 के ऊपर हमने बोल दिया। मैम, साथ ही मेरा दूसरा सवाल है कि ये कॉपरेटिव्स जो आपने स्लाइड दिखाई थी उसके हिसाब से है कि एक दिन में कॉपरेटिव्स ने जो मिल्क प्रोक्योर किया था वो 560 लाख लीटर्स पर डे है, और जो सेल हुआ है वो है 360 लाख लीटर पर डे। तो जो बैलेंस 200 लीटर्स पर डे है उसको क्या किसी ऑल्टरनेटिव यूज के लिए? आई वुड ओके। It's converted into milk powder for which working capital is required, for which these facilities were provided. Thank you very much, friends. Thank you. थैंक यू। तो जी बिजनेस संवाददाता मोनिका यादव सवाल पूछ रही थी वित्त मंत्री से। आपने सुना, देखा, और हमने ये खबर आपको बताई थी आज भी कि आज खेती किसानी और मछली पालन के ऊपर, पशुपालन के ऊपर फोकस होने वाला है, और उसी लाइन पर आज एफएम के ऐलान यहाँ पर हुए हैं। क्या इम्पैक्ट होगा ग्राउंड पर, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इस पर अभी हमारे साथ कई एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट थे। उन्होंने आपको बताया अलग अलग सेक्टर पर किस तरह से ये इम्प्लीमेंट होगा और कितना इम्पैक्ट किसानों के ऊपर इसका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णवीर चौधरी जी आपका, पाशा पटेल जी आपका, विजय सरदाना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में और अपनी राय एफएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।